हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइम टेबल देखा होगा, उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक इशू किया गया है। बट जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि जेई और नीट के सिलेबस में जो नया सिलेबस आया हुआ है, उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हटा दिया गया है। तो हम उन टॉपिकों के जो वीडियोज़ हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं उन टॉपिकों की तरफ जो इम्पोर्टेंट हैं या जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो उसी में हमने आपको लास्ट वीडियो जो दिया था वो था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसमें हमने कई सारे IUPAC नाम लिखना सिखाए भी थे और कई सारे क्वेश्चंस भी हमने आपको कराए थे। क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे थे वो टॉपिक वाइज थे। टॉपिक वाइज मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फंडामेंटल्स के, फिर लिगैंड पर बेस्ड क्वेश्चन, एंड देन धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टॉपिक्स पढ़े थे, उन्हीं टॉपिकों पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए थे। लगभग 44 क्वेश्चंस हम लोग अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। और अब हम लोगों को आगे की तरफ क्वेश्चंस को लेके चलना है। बच्चों, आगे के जो वीडियोस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और सबके सब क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, और अगर नहीं पूछे गए हैं तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपकी न केवल टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है, और साथ ही साथ आपका एक अच्छा अप्रोच डेवलप हो जाता है कि पेपर में अगर आपका क्वेश्चंस आएगा तो आप उसमें दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग जिस क्वेश्चंस को पढ़ चुके थे वो ये था 36, 37, आई मीन 38। ये क्वेश्चंस हो चुके थे, ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे 38 के बाद। ये 39 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। बेटा, ये क्वेश्चंस जो हमने जस्ट पिछली क्लास में कराए थे, मैं उन क्वेश्चंस को जस्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ। ये मैं करा चुका था। 42 एंड 43 क्वेश्चंस तक मैंने आपको करवा दिया था। ये क्वेश्चंस आपको मैंने दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, द IUPAC नेम पूछा गया है किसका? BA BR F4 होल ट्वाइस का। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेरियम। ठीक है, बेरियम से शुरुआत सभी में है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, होल ट्वाइस के फॉर्म में है, तो इसको हम बिस बोलेंगे, बेरियम बिस। चलो, ये दो ऑप्शंस में पकड़ में आ रहा है। फिर यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, तो टेट्रा फ्लोरो, और चूंकि ये नेगेटिव पार्ट है कॉम्प्लेक्स में तो 8 आएगा। तो टेट्रा फ्लोरो ब्रोमेट, यहाँ पे भी टेट्रा फ्लोरो ब्रोमेट। अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगी 3। कैसे आएगी आप थोड़ा सा देखो, ये हमारे पास है BA BR F4। ठीक है, ये था। अगर हम इसको आयनाइज करें तो आयनाइज करने पर आपको क्या मिलेगा? BA2+ मिलेगा। और क्या मिलेगा बोलोगे सर? BR F4 1- यही मिलेगा। और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज हमारा है उसके बेसिकली हमको 2 मोल मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे। तो जब आप Br की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आप लिखोगे Br का x, F का -1, बराबर करोगे -1, सॉल्व करोगे, x बराबर कितना आएगा? +3। तो बच्चों, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? बेरियम
बिस टेट्राफ्लोरोब्रोमेट 3, ठीक है, ये इसका नाम होगा, IUPAC नाम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 45th क्वेश्चन है। 45th क्वेश्चन को देखो आप, आपसे पूछा गया है द IUPAC नेम ऑफ दिस। आपको एक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम पूछा गया है। सबसे पहले आप थोड़ा सा देखो कौन कौन से लिगेंड हैं। ये अमाइन है, ये 2 साइनाइड हैं, तो डाई साइनो है, इसको अपन लोग कहते हैं डाई ऑक्सो। और ये जो O2 लिखा है इसको बोलते हैं परऑक्सो। ये डाई ऑक्सो है और ये परऑक्सो है। तो पहले आप चेक कर लो, पोटेशियम पोटेशियम चारों में है, ठीक है। इसके बाद है अमाइन, अमाइन डाई साइनो टेट्राऑक्सो, ये लिखा है टेट्राऑक्सो, तो ये तो गलत होगा। पोटेशियम अमाइन डाई साइनो क्रोमेट, इसमें ऑक्सो होगा, ये भी कर दिया, ये होगा नहीं। इसके बाद इसको देखो, पोटेशियम अमाइन डाई साइनो डाई ऑक्सो परऑक्सो क्रोमेट, क्रोमेट के बाद 6, ठीक है। यहाँ देखो पोटेशियम अमाइन अमाइनो, उसके बाद साइनो, डाई नहीं आया है देखो यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम अमाइन डाई साइनो डाई ऑक्सो परऑक्सो क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, इसकी कितनी आएगी 6। उम्मीद कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल ही सकते हो, जिसको नहीं आती है देख लो। पोटेशियम की होती है +1, क्रोमियम की निकालनी है, साइनाइड की होती है -1, ऑक्सो की होती है -2, परऑक्सो की होती है -2, और अमाइन की होती है 0। इसको बराबर में 0 कर देना, तो सॉल्व कर लेना आप इसे। तो आप देखोगे ये +2 -2 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 4 हो जाएगा और ये 6। मतलब फाइनली सॉल्व करने पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी 6 आएगी। चेक कर लेना आप इसे। 45th का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेट 46 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है द IUPAC नेम ऑफ दिस। अब बच्चों इसका नाम देखो, पोटेशियम 5 क्लोरीन है, इसको बोलते हैं पेंटा क्लोराइडो। बच्चों याद रखना, ये N3- इसको बोलते हैं नाइट्राइडो। इसको क्या पढ़ा जाता है, नाइट्राइडो। तो आप खुद देखो, यहाँ एजाइडो है, एजिडो है, ये नाइट्राइडो केवल इसी में दिख रहा है। तो देखो पोटेशियम पोटेशियम 5 क्लोरीन है, तो पेंटा क्लोरो नाइट्राइडो ओस्मेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, 6 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी, ठीक है। 46 का आंसर नंबर होगा सी। देखते हैं 47th क्वेश्चन को। 47th क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ दिस। आप बताओ, इसका नाम है अमाइन, तो 3 अमाइन है, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन के बाद ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो। तो चेक कर लो, नाम पता चल जाएगा आपको। ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, फिर ट्राई अमाइन के बाद क्लोरो आ गया, ब्रोमो आना चाहिए, तो ये गलत है नाम। फिर देखो ट्राई अमाइन ब्रोमो, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ब्रोमो के बाद है क्लोरो, ठीक है, फिर नाइट्रो, ठीक है, उसके बाद है प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 ही आएगा, 4 क्लोराइड। हमें लगता है ये नाम आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट वाले को चेक कर लो। नेक्स्ट वाले को क्या चेक कर लो, आप तो IUPAC नाम लिखोगे तो ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी 4, 4, और लास्ट में आएगा क्लोराइड, ठीक है। ये नाम कहाँ गलत है इसको चेक कर लेना। ट्राई अमाइन नाइट्रो आ गया, तो ये गलत नाम है। ट्राई अमाइन
क्लोरो, उसका ब्रोमो आना चाहिए तो नाइट्रो आ गया। तो अल्फ़ाबेटिकली क्रम में नहीं लगाया हुआ है, इसलिए बाकी के नाम गलत हैं। जो सही नाम है वो कौन सा होगा? बी वाला होगा। तो बच्चों IUPAC की हम लोगों ने बहुत सारी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है और बहुत सारे IUPAC नाम हमने आपको लिखना बताए हुए हैं। ये कुछ नाम हैं जो कठिन तो नहीं है, मगर यदि आपको IUPAC बनती है तो आप जल्दी से कर लोगे, नहीं बनती है समय लगेगा, गलत कर दोगे, क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता नाम रहता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो कन्फ्यूज़न उन्हीं बच्चों की ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है जिन्होंने टॉपिक सही से पढ़ा होता है। तो बच्चों ये थे IUPAC पर बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं हमारे वार्नर्स थ्योरी पर। बच्चों वार्नर्स थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, उससे पहले वार्नर्स थ्योरी को 1-2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। वार्नर थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसीज, जो होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। ये वैलेंसीज आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है। और दूसरी वैलेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, ये डायरेक्शनल नेचर की होती है। इट मीन्स ज्योमेट्री का निर्धारण जो है वो कौन करती है? सेकेंडरी वैलेंसी करती है, और ये नॉन आयनाइजेबल नेचर की होती है। तो बच्चों ये हमारी थ्योरी थी, वार्नर्स की थ्योरी। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर वार्नर्स थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में कई सारे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। करीब 7-8 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ रखे हुए हैं आपके लिए। तो देखते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को। आप अगर खुद से ट्राई करना चाहो तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज कर दो आप और ट्राई करो, आंसर मिला लो। देखो 48 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है कि 4FeCN6। बच्चों इसको कहा जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4K+ आयन, और एक आयन मिलेगा FeCN6 4-। तो बच्चों 4 आयन तो आपके मिल गए, ये 4 आयन तो ये है, और एक आयन ये है। तो टोटल आयन कितने हो गए? 4+1 दैट इज 5। तो यहाँ पर हमारे जो आयनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5। लिखा है ना, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन एक्वस सोल्यूशन इज 5। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। 48th क्वेश्चन था हमारा ये। अब हम लोग बात करते हैं 49th क्वेश्चन की। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो थोड़ा देखो आप लोग, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट। एक कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला containing 5 ammonia molecules, 1 नाइट्रो ग्रुप एंड 2 क्लोरीन। ध्यान से देखना बच्चों, देखो 5 अमोनिया है, देखो यहाँ NH3 देखो कितने हैं? 4। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ NH3 देखो है 1, तो ये हमारा आंसर है नहीं। NH3 कितना है? 5, और NH3 कितना है? 5। तो ये दो आंसर हो सकते हैं। NH3 का 5 है, तो NH3 का 5। आगे पढ़ते हैं, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, 1 नाइट्रो। तो देखो बच्चों यहाँ नाइट्रो है, एक है, और यहाँ NO2 का क्या लिखा हुआ है? होल ट्वाइस।
तो NO2 यहाँ कितने हैं, 2। तो हमें लगता है कि हमारा ये वाला भी आंसर नहीं होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होना चाहिए, सी। अब सी करेक्ट है या नहीं है, हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो लिखा है 5 अमोनिया, तो आप ऐसे सोचो, अमोनिया कितने हैं, 5, ठीक है। 1 नाइट्रो, तो आपको पता है NO2 को अपन लोग नाइट्रो कहते हैं, तो NO2 1 है। उसके बाद लिखा है 2 क्लोरीन एटम, क्लोरीन आपके कितने हैं, 2 हैं। चलो क्लोरीन 2 हैं, आगे देखते हैं। और कोबाल्ट है, एंड 1 कोबाल्ट, तो एक कोबाल्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं। आगे लिखा है 111 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस्ड 3 मोल्स ऑफ आयन। मतलब अगर हमने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया तो इस कॉम्प्लेक्स से 3 आयन मिलते हैं। आप बताओ अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इस तरह का होता तो ये पार्ट होता प्लस और ये होते 2 Cl माइनस, तो 2 आयन ये और 1 आयन ये। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये लग रहा है कि ठीक है, इसमें 5 अमोनिया है, 1 नाइट्रो है, 2 क्लोरीन है, और इवन इस कॉम्प्लेक्स का जो एक मॉलिक्यूल है उस एक मॉलिक्यूल से हम लोगों को 3 आयन मिलते हुए दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा और समझ में आ रहा है। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। चलो ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। आगे लिखा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। मतलब इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है अगर हम उसमें AgNO3 ज़्यादा सा मिला दें गिव्स 2 मोल ऑफ AgCl। ध्यान से समझना क्या लिखा है, गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl। AgCl के 2 मोल मिलते हैं। आप बताओ जब हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो अगर बाहर की तरफ 1 Cl होगा तो AgCl का 1 मोल मिलेगा, बाहर की तरफ 2 Cl होंगे तो AgCl के 2 मोल मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि जब हम एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ इस मॉलिक्यूल के एक्वस सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को 2 मोल AgCl मिलता है। इस बात का मतलब है कि 2 Cl हैं जो ब्रैकेट के बाहर की तरफ हैं, ठीक है। आगे लिखा है द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप पूरे क्वेश्चंस को समझते हुए करोगे तो आपका ये आंसर बनेगा। और इस आंसर के बनने पर आप सारी चीज़ें इस आंसर पर एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हो, दिखा सकते हो कि कैसे हमने इस क्वेश्चन का आंसर ये चीज़ सोच के बताया, ठीक है। और अगर आप अधूरी सी नॉलेज लेकर के भी अपने क्वेश्चन को सोचते हो कि 5 NH3 होना चाहिए तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, 1 NO2 होना चाहिए, 2 Cl होना चाहिए, तो ऐसा कुछ सोच करके करोगे तो भी जल्दी से आप आंसर पे पहुंच जाओगे। और आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। तो हमें लगता है 49th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 49th के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है। ये देखो बच्चों, ये बहुत ही गजब के क्वेश्चंस हैं और ये खूब पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, जेई में। देखो क्वेश्चन है, लिखा है मिक्सचर एक्स। ये जो एक्स है वो किसका है, 0.02 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड 0.02 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वाज प्रिपेयर्ड इन 2 सॉल्यूशंस। ध्यान से समझना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स हैं, ध्यान से समझना। एक कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, CONH3 का होल 5 SO4, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और एक हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है, एक Br भी है यहाँ पे,
और एक हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 5 BrSO4। बच्चों देखो दो कॉम्प्लेक्स हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स में इस कॉम्प्लेक्स का कितना है 0.02 मोल और इस कॉम्प्लेक्स का भी कितना है 0.02 मोल। देखो लिखा है x बराबर 0.02 मोल और ये भी कितना है 0.02 मोल। मगर यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है 2 लीटर। यहाँ पर भी जो वॉल्यूम है वो कितना है 2 लीटर। आगे लिखा है वॉज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ 2 लीटर में 0.02 मोल अगर प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितना होगा। तो आप कहोगे 1 लीटर में आधा होगा, दैट मीन 0.01। ऐसे ही यहाँ भी 2 लीटर में कितना है 0.02, तो 1 लीटर में कितना होगा 1 लीटर में होगा 0.01। कहोगे सर ऐसा 1 लीटर में क्यों लिखा। थोड़ा सा सोचो, 1 लीटर में मोल अगर हम लेंगे तो 1 लीटर में उपस्थित मोलों को हम लोग उसकी मोलरिटी कहते हैं। मतलब हमें ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी मोलरिटी दी हुई है 0.01 और इस वाले कॉम्प्लेक्स की भी मोलरिटी दी हुई है 0.01। ठीक है, अब देखो लिखा है 1 लीटर ऑफ मिक्सचर X। अगर हम इसमें AgNO3 का एक्सेस मिला दें तो थोड़ा सोचो, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो Br है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। और अगर हम 1 मोल ऑफ X लेते हैं और उसमें BaCl2 मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है Z। देखो बच्चों 1 लीटर हमने लिया है मिक्सचर ऑफ X, मिक्सचर X मतलब मिक्सचर X है जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप बताओ अगर हम AgNO3 मिलाएंगे तो केवल ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि Ag जो हमारा AgNO3 है वो इस Br के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा AgBr। और अगर हम इसी मिक्सचर में हम क्या मिला दें बेरियम क्लोराइड तो फिर ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा BaSO4। क्या मिलेगा BaSO4। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि इसकी मोलरिटी कितनी थी 0.01, तो जो Y मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.01 और इसकी मोलरिटी कितनी थी 0.01, तो BaCl2 का कितना मोल मिलेगा 0.01। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ए आंसर होगा। क्या ना सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आप ऐसे देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था CONH3 का होल 5 SO4 Br। ठीक है, ये था। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें AgNO3 से तो जो रिएक्शन होगी उससे क्या बनेगा AgBr बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसका 1 मोल लिया तो यहां पर कितना मोल AgBr मिलेगा 1 मोल। अब आप बताओ इसका मोलरिटी दिया हुआ था, अभी हल निकाला ना, 1 मोल में 1 लीटर में कितना मोल है 0.01। तो आप बताओ अगर हमने 0.01 मोलर सॉल्यूशन लिया होता इसका तो AgBr भी हमको कितना मिलता 0.01, यही तो होता। अब अगर आपने दूसरे कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराई तो दूसरे कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन को करा के देखो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा था CONH3 का होल 5 BrSO4 और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं BaCl2 से। तो आप बताओ रिएक्शन के बाद क्या मिलता है BaSO4, यही तो मिलता है। तो आप बताओ अगर हमने इसका 1 मोल लिया होता
तो यहाँ पर कितना BaSO4 मिलता है, 1 मोल। मगर हमको इसकी मोलरिटी दी हुई है 0.01, तो यहाँ पर BaSO4 कितना मिलेगा, 0.01। तो आपसे वही कह रहा है कि हमारे पास X है जिसमें 0.02 मोल है इसका, 0.02 मोल है इसका, मगर ये 0.02 मोल कब है, जब हमारा वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। तो अगर 1 लीटर होता तो ये 0.01 होता और ये भी कितना होता, 0.01। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि हम 1 लीटर लें, ध्यान से सुनना, हमने 1 लीटर की बात क्यों करी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही लिखा है कि यदि हम 1 लीटर मिक्सचर ले लें, मतलब ये भी 0.01 है और ये भी 0.01 है, और फिर उसकी रिएक्शन हम AgNO3 से कराएं, तो AgNO3 इस SO4 वाले से रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन करेगा Br वाले से, और हमको क्या मिलेगा, 0.01 मोल ऑफ AgBr। और जब हमने इसी मिक्सचर की रिएक्शन BaCl2 से कराई, तो Br वाला रिएक्शन नहीं करेगा, SO4 वाला रिएक्शन करेगा, और हमको मिलेगा 0.01 मोल ऑफ BaSO4। तो बताओ, दोनों केस में 0.01 मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.01 एंड 0.01। बच्चों देखो गलती कहाँ करते हैं बच्चे, क्योंकि वो 2 लीटर नहीं देखते हैं, वो यहाँ देखते हैं 0.02 और रिएक्शन में किस आंसर की तरफ पहुँच जाते हैं, 0.02 एंड 0.02, जो कि गलत आंसर है। ये आंसर नहीं होगा। आंसर को बड़े इत्मीनान से सोचना है, और कैसे सोचना है कि 2 लीटर में इतना मोल है तो 1 लीटर में कितना मोल होगा, मीन्स मोलरिटी कितनी होगी, और जब आपको मोलरिटी पता होगी तो फिर आप आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 50 था, 50वां क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कुछ और क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड हैं, इन क्वेश्चंस को और देखते हैं, एक दो करके देखते हैं। बच्चों ये देखो 51st क्वेश्चन है, लिखा है एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का हमने एक्सेस लिया एंड एडिड टू 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड सॉल्यूशन। थोड़ा सा अगर आप इस कॉम्प्लेक्स का, जिसका मैंने IUPAC नाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर इसका स्ट्रक्चर बना लो तो आप थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। देखो लिखा है पेंटा एक्वा, दैट मीन्स H2O का होल 5, इसको बोलेंगे पेंटा एक्वा। उसके बाद है क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद है क्रोमियम, तो Cr। उसके बाद है क्लोराइड, ये हमारा हो गया क्लोराइड। कहना सर 2 Cl क्यों लगाए, 2 Cl लगाएंगे तभी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको कितनी मिलेगी, 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3 है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब आपसे कह रहा है कि यदि हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, तो आप बताओ यहाँ कितने Cl बाहर हैं, 2 Cl बाहर हैं। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल यूटिलाइज होंगे और आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा। मतलब जो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा वो क्या होगा, अगर इसका 1 मोल लेंगे तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा, 2 मोल। ध्यान से समझना, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 Cl हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं। तो आप बताओ हमने क्या लिया, 100 ml ऑफ 0.01, तो आप बताओ 0.01 मोलर का मतलब क्या होता है, 0.01 मोलर का मतलब होता है 0.01 मोल इन 1000 ml। 1000 ml में कितने मोल होंगे, 0.01, यही तो मतलब होता है 0.01 मोलर का। तो 1000 ml में इतने मोल हैं, और हमें जो सॉल्यूशन है वो कितना लिया गया है, 100 ml। तो आप बताओ 100 ml में कितने मोल होंगे, तो आप कहोगे 0.01, इसमें 1000 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमको क्या मिल गए, मोल। किसके मोल मिल गए, कॉम्प्लेक्स के मोल। कॉम्प्लेक्स के मोल कितने मिल गए, आप कहोगे कॉम्प्लेक्स के मोल मिल गए 0.001। तो आप बताओ बच्चों कॉम्प्लेक्स के मोल कितने
हमने लिए एक बार में 0.001। तो आप बताओ, हम लोगों को 0.001 मोल हमने लिए, तो हमको AgCl कितना मिलेगा? तो कहोगे डबल मिलेगा इसका। भाई एक मोल लेने पर 2 मोल मिल रहा था, तो अगर हम 0.001 लेंगे तो AgCl का कितना मोल मिलेगा? डबल मोल मिलेगा। आगे लिखा है द मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन्ड इन। आपसे पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड का मास कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? हमको सिल्वर क्लोराइड मिला कितना? AgCl, हम लोगों को AgCl का मोल कितना मिला? पहले आप क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन में कि हमें AgCl का मोल कितना मिला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ AgCl कितना मिलेगा? तो कहोगे 2 इंटू 0.001। अब ये तो मिले मोल। अब इस मोल को हमें बदलना है ग्राम में, और मोल को ग्राम में बदलने के लिए हम लोग इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। Ag का होता है 108, Cl का होता है 35.5, इनको ऐड करोगे तो 143.5 आता है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा 287 गुणा 10 की घात ऋण 3। तो देखो ये आपका आंसर आ रहा है 287 इंटू 10⁻³ ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, सरल क्वेश्चन है, आप उलझ ना जाओ, इसलिए आप पहले क्वेश्चंस का कोर समझ लो कि आपसे पूछा क्या गया है। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है, और कॉम्प्लेक्स दिया क्या है, इवन उसका IUPAC नाम लिख दिया है, और आपसे कहा है कि इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस के साथ। तो आप बताओ कि कितना सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। तो पहला हमारा टारगेट ये है कि जो कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखा हुआ है, हम पहले उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर से हमें ये पता लगने लगेगा कि कितने Cl हैं जो आयनाइजेबल है, जो आयनीकृत हो सकते हैं। जितने Cl आयनीकृत हो सकते हैं उतने ही मोल AgCl का बनेगा। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि Cl के 2 मोल हैं बाहर की तरफ, तो AgCl कितना मिलेगा? 2 मोल मिलेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लेंगे तो AgCl का डबल मोल मिलेगा, कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लेंगे तो AgCl का डबल मोल मिलेगा। ये हमने प्रिडिक्शन लगा लिया स्ट्रक्चर बना के। अब हमने 1 मोल नहीं लिया है, हमको सवाल में दिया है कि जो कॉम्प्लेक्स हमने आपको दिया हुआ है वो दिया है 0.01 मोलरिटी का। 0.01 मोलरिटी का कितना दिया है? 100 ml दिया है। तो आप कहोगे इसका क्या मतलब है? तो हम कहेंगे अच्छा बताओ 0.01 मोलर का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे अगर 1 लीटर लिया जाए तो उसमें 0.01 मौजूद होगा। अगर 1 लीटर लिया जाए तो 0.01 मोल प्रेजेंट होगा उस कॉम्प्लेक्स का। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने 1 लीटर तो नहीं लिया, हमने तो 100 ml लिया। तो हम कहेंगे बताओ 100 ml में कितना मोल है? तो आप बोलोगे 0.01 अपॉन 1000 इंटू 100। इससे क्या निकल आए? नंबर ऑफ मोल निकल आए कॉम्प्लेक्स के जो हमको दिए गए हैं। जब इतना मोल कॉम्प्लेक्स हमको मिलेगा तो इसका डबल मिलेगा हमको AgCl। तो AgCl का अगर मोल पूछा जाता तो 2 इंटू 0.001 होता, मगर हमसे मोल ना पूछ करके ग्राम पूछा जा रहा है। तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। AgCl का मॉलिक्यूलर मास 143.5 होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर 287 इंटू 10⁻³ आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को एक बार आप अप्रोच सीख लोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाओगे। टाइम समझाने में ज़रूर लग रहा है, बट जब इस जैसे क्वेश्चंस आप 2 4 5 करोगे तो आपको क्वेश्चंस होते हुए अच्छे लगेंगे और जल्दी कर लोगे। ये क्वेश्चंस आपके स्कोरिंग है, और ये क्वेश्चंस हर बच्चे नहीं कर पाते हैं। कहें तो आपका जो रैंक है वो इन क्वेश्चन से डिसाइड होता है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। आइए देखते हैं 1 2 क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 52nd क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स
compound of cobalt has molecular formula containing 5 ammonia molecules, 1 nitro group and 2 chlorine atoms for 1 कोबाल्ट एटम। आई थिंक आपको इस तरह की बात हमने अभी अभी बताई थी कि हमारे पास है 5 अमोनिया, तो NH3 का होल 5 ये है। 5 अमोनिया के बाद है 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो है, ठीक है। 1 नाइट्रो के बाद है 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और 1 कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि ये 2 क्लोरीन बाहर हैं, हमने ये नहीं कहा कि 2 क्लोरीन बाहर हैं, अभी हमने प्रिडिक्शन लगाया कि कुछ ऐसी संरचना होगी, मे बी एक Cl अंदर हो, एक Cl बाहर हो, कुछ भी हो सकता है दोनों Cl अंदर हो, कुछ बाहर हो। अभी देखते हैं, क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं। अभी तो हमसे ये कहा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5 मोल्स ऑफ अमोनिया है, 1 मोल्स ऑफ नाइट्रेट है और 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, क्लोरीन के हैं, ठीक है, और 1 कोबाल्ट है। लिखा है 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल आयंस। 3 आयन मिलते हैं जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं। तो अब हमको लगने लगा कि हाँ यार अब तो सही है, क्योंकि अगर हमने इसको कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व किया तो इस पर आएगा प्लस 1 आयन और 2 Cl मिलेंगे जिस पर माइनस होगा। तो अगर हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स को मान लेते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको 3 आयन मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे लिखा है इन एन एक्वा सॉल्यूशन एंड ऑन रिएक्टिंग दिस सॉल्यूशन विद एक्सेस ऑफ AgNO3, अगर हम AgNO3 की एक्सेस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो AgCl प्रेसिपिटेटेड। लिखा है द आयोनिक फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी। अब आप खुद से बताओ आयोनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। आई थिंक आपको दिखने लगा है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आंसर क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हो। क्यों नहीं होगा आप खुद से चेक कर सकते हो। मुझे जिस क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको हिंट करनी थी आपको मैं समझा चुका हूँ, तो इस तरह से आप 50 सेकेंड क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब बच्चों ये क्वेश्चंस है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं तब इस क्वेश्चन को बताऊँगा। बट ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसको आप खुद से करिएगा। उसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया गजब का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है और 54th क्वेश्चन है। लिखा है इन द कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला MCl3 4H2O द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल M इज 6। आप समझना थोड़ा सा, देखो ये हमारे पास मेटल है, 3 तो हमारे पास क्लोरीन है और 4 हमारे पास H2O हैं। तो बताओ लिगेंड्स टोटल कितने दिख रहे हैं आपको। अगर हम सबको लिगेंड्स मान लें तो कहोगे सर 3 ये हैं और 4 ये हैं, तो 3 + 4 मिलकर के कितने हो गए, 7 हो गए। अब आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। इसका मतलब मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझना, मेटल से ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो कहना ये है तो 7, तो 7 का मतलब एक बाहर की तरफ है। अब वो बाहर की तरफ कौन है, तो या तो एक Cl बाहर की तरफ होगा या फिर एक H2O बाहर की तरफ होगा, कोई ना कोई तो बाहर होगा। मान लो 2 मिनट के लिए, या तो ऐसा सूत्र होगा MCl3H2O का होल थ्राइस H2O, या तो ये वाला फॉर्मूला होगा, और अगर ये फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर दूसरा कुछ होगा MCl2H2O का होल 4Cl, ऐसा कुछ होगा। भाई कोई तो होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। आगे देखते हैं, लिखा है देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। ध्यान से समझो, नो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन
मतलब हाइड्रेशन का कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। आप बताओ, अगर ब्रैकेट के बाहर हम H2O कर दें तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। इसका मतलब आपके सवाल में दे रहा है कि हाइड्रेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, डेफिनेटली ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि इसमें लिखा है देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इन इट। हाइड्रेशन का कोई मॉलिक्यूल नहीं। आगे पढ़ते हैं। द वॉल्यूम इफ 0.1 molar AgNO3 solution needed to precipitate free chloride ions in 200 ml of 0.01 solution of the complex is। आपसे कह रहा है कि AgNO3 का अगर हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन ले लें तो कितना वॉल्यूम लगेगा। ध्यान से समझना, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, थोड़ा सा देखना। MCl3 हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, MCl2 H2O का होल 4 Cl, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। और इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं किससे? AgNO3 से। किससे कराने वाले हैं? AgNO3 से। तो आपको पता है, जब हम रिएक्शन कराएंगे इस कॉम्प्लेक्स की AgNO3 से, तो आप बताओ हमको क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा। तो ये जो AgNO3 हमको दिया गया है, इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.1। और इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है कि कितना वॉल्यूम यूज होगा जब हमने इस AgNO3 को मिलाया। किस में मिलाया? 200 ml। कितना है? 200 ml में। और इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.01 मोलर। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा दो, M1V1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कितनी है? 1, तो अपॉन 1 बराबर M2V2 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कितनी है? 1। यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है ना। तो आप बताओ M1 कितना है? 0.01, ठीक है, इंटू 200 बराबर M2 0.1 और V2 आपको निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका V2 जो आएगा वो कितना आएगा? 20 ml। सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 20 ml। मतलब AgNO3 हमको 20 ml लेना पड़ेगा, तब जा कर के सारा का सारा Cl जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। बच्चों, ये सब चीज़ मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में सिखाई जाती है, सीखी होगी आपने। और इस तरह से ये क्वेश्चंस करना था। आई थिंक, हमें लगता है ये क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है जो हमारा वार्नर्स थ्योरी पर बेस्ड है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने जब टॉपिक शुरू किया था वार्नर्स थ्योरी के क्वेश्चंस का, मैंने तभी आपको क्वेश्चंस वार्नर थ्योरी को डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है वो दो तरह की ऑक्सीडेशन दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है और नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, स्ट्रक्चर का डिटरमाइन करती, मतलब स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करती है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, और नॉन आयनाइजेबल नेचर की होती है। ये आपको हमने बताया था, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है। देखो लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बताओ क्या लिखा है? लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल आयन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। नो, नेवर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं।
कोवेलेंट बॉन्ड तो बनते ही नहीं है, ये गलत चीज़ है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है। आगे लिखा है सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बोलोगे हाँ, अभी हाल सिखाया कि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल नेचर की होती है। फिर आगे लिखा है सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, बट 1 गलत है। तो आपसे लिखा है ऑफ दीज स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 आर करेक्ट, 1 3 आर करेक्ट, 1 2 आर करेक्ट। तो आई थिंक इसका आंसर है 2 एंड 3 आर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये हमारे वार्नर्स की थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वार्नर्स की थ्योरी पर क्वेश्चंस आने लगे होंगे और आप क्वेश्चंस कर पाओगे अगर कुछ और क्वेश्चन इस तरह के हम आपको दे दें तो। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, EAN, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना। बच्चों जो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो सेंट्रल मेटल है वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का मतलब है लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ग्रहण करता है। तो सेंट्रल मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ये संख्या इनर्ट गैस तक पहुंचती है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर हम सेंट्रल मेटल को नोटिस करेंगे और ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान उस सेंट्रल मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वही कहलाएगी उसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर है तो EAN का हम कहेंगे EAN का पालन हो रहा है, ओबे कर रहा है EAN का। और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा इनर्ट गैस के पास नहीं है, इनर्ट गैसें आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। तो आप बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियॉन का कितना होता है 10, आर्गन का कितना होता है 18, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, जीनॉन का कितना होता है 54 और रेडॉन का कितना होता है 86। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल में आ गए कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, EAN को फॉलो कर रहा है। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया उसमें इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए, तो हम कहेंगे ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। ये EAN का कॉन्सेप्ट है। EAN कैसे निकालते हैं ये हमने आपको सिखाया है, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें EAN निकालना आपको भी आ जाएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन वायलेट्स द EAN रूल। EAN रूल का वायलेशन कौन करता है? जिसमें इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो वायलेशन करेगा। अब EAN आपको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं, मैं एक को करके दिखा रहा हूं। देखो बच्चों प्लेटिनम है, इसके बाद है NH3 होल 6, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 4+। सबसे पहले हमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। आप बताओ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? तो आप बोलोगे प्लेटिनम की X, NH3 की 0 बराबर +4
x बराबर कितना आया, प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली। अब हम लिखते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी गलत बोल दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नंबर। आप बताओ प्लेटिनम का जो हम आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 78 माइनस जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसको माइनस करना है, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, और सबके सब मोनोडेंटेट हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो आप बताओ ये आपका जो निकलेगा इसी को बोलेंगे EAN। तो आप बताओ EAN कितना आया, तो आप बोलोगे 74 प्लस 12 बराबर 86, और आपको पता है ये जो 86 है वो किसका होता है, रेडॉन का होता है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स तो हमारा EAN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये वाला तो फॉलो कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं, थोड़ा जल्दी निकालते हैं। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी, तो Fe का कितना होता है 26, ठीक है, माइनस 0 प्लस 5 लिगेंड हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो 2610 कितना हो गया 36, और ये इनर्ट गैस कौन सी होती है, क्रिप्टॉन, तो ये भी फॉलो कर रहा है। इसको और देखते हैं, इसको देखते हैं, Fe का कितना होता है 26, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकलेगी, तो दो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, प्लस 6 लिगेंड हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। ये भी किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। तो ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, डी। अब होगा या नहीं होगा चेक कर लो। Mn का कितना होता है 25, ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो 25 में से 2 माइनस हुआ 23, 6 लिगेंड हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कितना हुआ 23 और 12 कितना हो गया 35। 35 देखो इनर्ट गैस के बराबर नहीं है, तो ये हमारा EAN का वायलेशन कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वायलेट्स द EAN रूल, तो यही वो कॉम्प्लेक्स है जो EAN में इनर्ट गैस अचीव नहीं कर पा रहा है, और यही EAN का वायलेशन करता हुआ दिख रहा है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो EAN रूल। वही तरीका है बच्चों, EAN रूल को निकालना पड़ेगा आपको हर बार। खैर यहाँ निकाल के देखते हैं। सिल्वर का होता है एटॉमिक नंबर 47, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, तो -1 करोगे, 2 CN है, दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 46 और 4 कितना हो जाएगा 50। तो आप बताओ ये तो कोई इनर्ट गैस के बराबर होता नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, AgCN का होल ट्वाइस -1। इसको चेक कर लेना, खैर अभी हल चेक किया था, इसको भी अभी हल चेक किया था, ये इसी जैसा तो है, तो आप चेक करके देख लेना, ये वायलेशन नहीं करेगा, ये वायलेशन नहीं करेगा, और इसको मैंने करके दिखाया है। यहाँ पर इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर वायलेशन होता हुआ दिख रहा है, तो यही EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट में, देखो क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन NiCN होल 4 2 माइनस। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +2 आएगा। Ni का होता है 28 -2 +4 लिगेंड हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो चेक करो 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, 34। ये हमारा EAN आएगा कितना 34, ठीक है। नेक्स्ट देखो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बच्चों ये खुद से निकाल लेना आप, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कर लेना। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन ओबेज सिडविक्स
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, वही है, ये भी आपको घर पे करना है, होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाइएगा। कौन EAN रूल को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मीन्स आपको वही करना है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। अगर वो इनर्ट गैस के बराबर आ गई तो ओबे कर रहा है, नहीं आ रही है तो वो ओबे नहीं कर रहा है। ये सिंपल सी चीज़ है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि EAN पर बेस्ड थे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, और बच्चों ये बहुत पूछे जाते हैं, इसको अपन शॉर्ट में VBT कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन्हीं क्वेश्चंस के आने की रहती है। ध्यान से करना, क्वेश्चन तो सभी से आते हैं बट ये क्वेश्चन अच्छे हैं। आप बच्चों बताओ, लिखा है 61st क्वेश्चन है, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर इन्वॉल्व। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, सभी को पता होगा। देखो हम आपको बता दें, sp3 जब भी दिखेगा तो ये होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। जब भी आपको दिखेगा dsp2, ये दिखेगा स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर। अगर आपको दिखेगा D2sp3 या फिर sp3d2, तो इसकी स्ट्रक्चर रहती है ऑक्टाहेड्रल। तो आप बताओ, पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब D2sp3 होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, sp3 dsp2 हो नहीं सकता, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, sp2d2 पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, D2sp3। इसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का होगा। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो 62 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग आयन विच आयन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। बच्चों आपको जानकारी होगी कि कॉम्प्लेक्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होता है, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा होगा। इवन जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको निकालने का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, अपन लोगों ने पढ़ा होगा, म्यू बराबर √n+2, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या चलता है, BM, बोर मैग्नेटॉन। और ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर हमसे ये पूछा जाए कि इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो आपको क्या देखना है कि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है। दूसरा चीज़ आपसे पूछा जाए किस में पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उसका पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा है। अगर कोई पूछे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो फिर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और आपके पैरामैग्नेटिज्म का जो रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको दिख ही रहा होगा। आप बताओ, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3। अब बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 है, पहले देखो क्या चीज़ चेक करते हैं, पहले लिगेंड चेक करो, H2O 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 H2O, सारे लिगेंड एक जैसे हैं, सारे लिगेंड एक जैसे हैं। लिगेंड एक जैसे हैं का मतलब लिगेंड दो तरह के जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, या तो वीक फील्ड लिगेंड होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो H2O हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये सारे लिगेंड सब में एक जैसे हैं। तो हम लोग फटाक से इसकी क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप बताओ ये क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, Cr3+। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर मान लेते हैं Cu2+। यहाँ से क्या बनेगा, Fe2+। और यहाँ से क्या बनेगा, Zn2+।
अब आप बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आप बताओ Cr3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3d3 4s0। आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। Cu2+ का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 3d9 4s0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 3। Zn2+ का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 3d10 4s0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। और Fe2+ में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3d6 4s0। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 4। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने में दिख रहे हैं? Fe2+ में दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगा वो किसके पास होगा? FeH2O का होल 6 2+ के पास। ठीक है बच्चों, निकाल लोगे आप इसे? ठीक है, आगे बताओ। 63 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन इज 1.73। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये जो म्यू है इसकी वैल्यू 1.73 दी हुई है। आप बताओ 1.73 वैल्यू कब आएगी? जब n का वैल्यू हम कितना रखेंगे? आप बताओ, अगर हम n का वैल्यू 0 रख दें, n का वैल्यू 0 रख दें तो म्यू का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 रख दें तो 1 रखने पर √3 आएगा, और √3 का मतलब कितना होता है? 1.73 होता है ना। तो इसका मतलब n बराबर 1 रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तभी तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1.73। तो 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। इस वैल्यू को देख करके हमारा प्रिडिक्शन आता है कि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। अब आगे कह रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। तो आप बताओ, अगर हम कोबाल्ट 2+ को देखें तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चेक कर लेना आप, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अगर हम MnF6 3- की बात करें तो यहाँ Mn के ऊपर 3+ आता है। कितना आता है? Mn के ऊपर कितना आता है? 3+ आता है। और Mn 3+ अगर आएगा तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो Mn 2+ होगा, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो थोड़ा सा चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है X, Cn का कितना होता है? -1, O का कितना होता है? -2, बराबर कितना है? -2। तो -2 से -2 तो कट गया। x बराबर कितना आया? +5। अब आप बताओ, x बराबर +5 अगर आया तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आप कहोगे सर होता है 3d6 4s2, यही तो होता है। अब इसमें से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दें, तो 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, 3d3। फिर इसमें कौन सा आंसर होगा? चेक करना चाहिए अपन लोगों को। Mn में क्या आएगा? निकालते हैं। x 6 × -1 बराबर -4, x बराबर +2, ये नहीं होगा। यहाँ चेक करें तो x 6 × -1 बराबर -3, x बराबर आया +3, यहाँ भी नहीं होगा। x बराबर +3 Mn में 2 3 कोबाल्ट भी होगा। फिर क्या, कोबाल्ट में 2+ करेंगे तो कोबाल्ट का कितना आता है? 3d7 है, 3d7 होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 3 नहीं, तब इसको चेक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो वैसे तो लग रहा है कि इसमें चारों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि एक नज़र से जब हम लोग देखते हैं तो जैसे जल्दी जल्दी सॉल्व किए जाते हैं, उस हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है कि इसमें आंसर एक भी सही आपका
आएगा। मगर यदि हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देखें तो कुछ चेंजेस आपको यहाँ दिखाई देंगे, स्पेशली इस डी केस में। थोड़ा सा इस केस को देखना बच्चों, ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे ला रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ। वो देखो, मैंने उस कॉम्प्लेक्स को ले लिया, ध्यान से देखना। वैसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा अलग आपको सोचने पर मजबूर करेगा। Mn Cn का होल 6 4 माइनस, ये है ना। इसमें जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn का x Cn का -1 बराबर -4, सॉल्व करोगे x बराबर कितना आया, +2। Mn +2 है। Mn +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d5 4s0। बच्चों ये जो Cn है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आपको पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर ऑक्टाहेड्रल केस बनता है तो ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ये दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, याद होगा शायद आपको। ये 3 नीचे रहते हैं जिसको अपन लोग कहते हैं T2g, 2 ऊपर रहते हैं जिसको बोलते हैं Eg। अब आप बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। और ये स्प्लिटिंग इनके बीच में क्या है, ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, और स्प्लिटिंग जब ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड बच गया। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था जैसे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। मगर जब हमने Cn का इम्पैक्ट देखा जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमने देखा कि इसमें स्प्लिटिंग के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगा। और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो यही वो सही आंसर है जहां पर हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वैल्यू इसी कॉम्प्लेक्स के लिए 1.73 आना चाहिए। ये आपका आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें तो आपने कह दिया, बाकी में क्यों नहीं कहा। आप बाकी का करके देख लेना, बाकी का करके देख लेना। ये वीक लिगेंड है, ध्यान से समझना। ये स्ट्रॉन्ग था, ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड में कैसे फिलिंग होता है, वीक लिगेंड में कैसे फिलिंग होता है आपको पता है ना। वीक लिगेंड में क्या होता है, वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5। तो Mn का ही जो ये वाला चॉइस है ये नहीं होगा। और Fe और कोबाल्ट के केस में तो इलेक्ट्रॉन्स ही 7 है या इलेक्ट्रॉन्स ही आपके 6 हैं। तो आप बना करके देखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगा करके देखना, आप पाओगे केवल यही कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, और 63rd का यही डी आंसर होगा। थोड़ा सा आपको हट के सोचना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 64। लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन इज 2.83। सोच के देखो ये 2.83 कब आएगा 2.83 कब आएगा, आप खुद से बताओ। 2.83 हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कब आएगा, जब हम n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2। आप रखो तो 2 का वैल्यू, 2 और 2 4, 4 और 2 8। 8 का जो वैल्यू होगा √8 जो होगा वो 3 से कम होगा और 2 से ज़्यादा होगा। तो 2.83 कब आएगा, जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन कॉम्प्लेक्स में क्या निकालना है, सेंट्रल मेटल में। हमें इन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, उसमें हमें क्या निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 2 दिख जाए वही कॉम्प्लेक्स मतलब वही इसका आंसर होगा। तो चेक करो, यहाँ पर वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
वेनेडियम में 3D3 रहता है 4s0, यही आंसर होगा। चेक कर लेना आप, ये आंसर होगा। देखो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। आप बच्चों बताओ वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D3 4s2, ये वेनेडियम का होता है। मगर जब आप वेनेडियम पर 3+ लगाओगे तो वेनेडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वेनेडियम का 3+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D1 3D2 4s0। तो आप बताओ 3D2 का मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 2.83। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वेनेडियम H2O होल 6 3+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 65th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसका होगा? जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका भी होगा वहां पर हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगा। और DsP2 तभी पॉसिबल है जब अंदर वाला D यूज हो, दैट मीन्स इनर ऑर्बिटल यूज होने लगे। और आपको पता है ये तो Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये सारे कैसे लिगेंड है? ये वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल को यूज नहीं करता है, वो यूज करता है आउटर ऑर्बिटल को। अब कंफ्यूजन, सब के सब वीक फील्ड लिगेंड सब आउटर ऑर्बिटल यूज करते हैं और जब तक इनर होगा नहीं तब तक वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? DsP2 की ज़रूरत है। ये D अंदर वाला होगा तो इनर ऑर्बिटल यूज होगा, मगर यहाँ पर तो सारे वीक लिगेंड हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। ये देखो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ये आयरन है, ये निकेल है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, कोबाल्ट, आयरन और निकेल। मगर जो प्लेटिनम है वो 5D सीरीज का एलिमेंट है। ध्यान से समझना, ये तीन मेटल 3D सीरीज के हैं, ये कॉम्प्लेक्स 5D सीरीज का मेटल है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्लिटिंग है वो 3D सीरीज में कम होती है, 4D में ज़्यादा होती है और 5D में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप बताओ जो 3D है उसमें स्प्लिटिंग ये है, 4D में स्प्लिटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और 5D में स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ये स्प्लिटिंग है, ये किसकी है? ये 3D की स्प्लिटिंग है, ये 4D की स्प्लिटिंग है और ये 5D की स्प्लिटिंग है। 3D की सबसे कम होती है, 3D से ज़्यादा 4D की स्प्लिटिंग होती है और 4D से ज़्यादा 5D की स्प्लिटिंग होती है। देखो स्प्लिटिंग ज़्यादा होने से क्या होगा? देखो स्प्लिटिंग ज़्यादा होने से क्या होगा? आप कहोगे सर स्प्लिटिंग से क्या लेना देना है? लेना देना है, देखो स्प्लिटिंग आप ऐसे करते हो ना, इस तरह से करते हो। आप बताओ स्प्लिटिंग खुद ही से सोचो, आपने स्प्लिटिंग ऐसे ही तो करी है। 3 नीचे रहते हैं, 2 ऊपर रहते हैं ऑक्टाहेड्रल में, 3 नीचे 2 ऊपर, इसी को कहते हो ना। नीचे वाले को अपन लोग क्या कहते हो? T2G। और ऊपर वाले को क्या कहते हो? EG। नीचे वाले को T2G और ऊपर वाले को EG, ऐसे कर दो। अब देखो स्प्लिटिंग अगर कम होगी तो वीक लिगेंड कैसे फिलअप करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5। और अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो 1 2 3 4 5 मान लिया। मगर जब स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वीक लिगेंड भी ऐसे फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। मतलब अगर 3D 4D सीरीज की मेटल है तो जो वीक लिगेंड होंगे वो आउटर ऑर्बिटल यूज करेंगे। मगर जब मेटल 5D सीरीज का है तो 5D सीरीज में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा।
और जब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा दैट मीन्स अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज़ करेगा, और जब अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज़ करेगा तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पॉसिबल है, DsP2। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, स्क्वायर प्लेन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, PtCl4 2-। बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपसे खूब पूछा जाता है कि स्क्वायर प्लेनर कौन सा होगा, तो PtCl4 2-। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, और कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, ये वाली स्लाइड तो एटलीस्ट पूरी कर ही लेते हैं। इसमें दो तीन क्वेश्चन हैं हमारे पास अभी। क्वेश्चन पूछ रहा है 66 क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस। आपसे पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन क्या होगा, आप सभी बताओ। ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 6 और 6। जब 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और जब सबकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, D2sp3। चेक कर लेना सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3। नेक्स्ट देखो 67th क्वेश्चन है। 67th क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है, देखो कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्स। ये इस पे कॉम्प्लेक्स पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आप खुद से चेक करो, खुद से चेक करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये आपका वीक लिगेंड है, ये भी वीक लिगेंड है, बट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, sp3d2 sp3d2, बट यहाँ पर क्या होगा, D2sp3। चेक कर लेना, देखो sp3d2 4s 4p 4d। यहाँ देखना, यहाँ तो कंफर्म है कि इसका नाम है sp3d2 होगा, यहाँ भी कंफर्म है sp3d2 होगा, बट यहाँ पर लगता जरूर है कि D2sp3 होना चाहिए, बट यहाँ पर निकल का कॉन्फ़िगरेशन शायद D8 होता है, 3d8 होता है, जिसकी वजह से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। अब बच्चों sp3d2 में s कौन सा होता है, 4s, p कौन सा होता है, 4p, और d कौन सा होता है, 4d। तो 4s 4p और 4d में मिक्सिंग होगा, तो इसका आंसर होगा 4s 4p और 4d। तो ये आंसर होगा C। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 68th क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन दिस involves sp3d2 hybridization of cobalt 3+, hence the complex ion should possess आप बताओ sp3d2 जिसमें भी हाइब्रिडाइजेशन रहता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो 68 का आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। तो बच्चों आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आज देखे जो EAN पे बेस्ड थे, IUPAC पे भी बेस्ड थे, और आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर भी बेस्ड थे। और बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी और करने के लिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि लगभग हमें 150 क्वेश्चंस करने हैं। 150 भले ना कर पाएँ, बट 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे ही। और चांस की बात है कि हमारा जो चैप्टर था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो कोर्स से हट गया है, जिससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल गया, और उस एक्स्ट्रा समय का हम लोगों ने उपयोग किया, और कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा के आपको बताए हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लोगे, तो आप पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मेरी पूरी उम्मीद है। और कुछ प्रैक्टिस आप कीजिएगा, और जो कुछ बच गया है वो एक और क्लास हम लोग लेंगे, उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।